नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम PT2 का रिवीजन करने के लिए इधर आए हैं। ठीक है, PT2 आपका 9 अक्टूबर को है। ठीक है, और इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं PT2 में। एक तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, दूसरा एक्टिविटी है, तीसरा वाइवा है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपको 8:30 टू 9 रहेगा, जिसमें कि हम 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रखेंगे। दूसरा है एक्टिविटी, ये आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। ये 9 AM टू 9:45 तक आप कर सकते हो। दोनों मिला के 9:45 तक कंप्लीट कर लेना है आप। तीसरा है वाइवा। तो वाइवा थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, तो व्हाट्सएप कॉल किए जाएंगे। जो आपके नंबर हैं, जो आप लोगों को मैंने बताया भी है, उन नंबरों पे कॉल किया जाएगा। वो 10 मार्क्स का रहेगा। 10:15 से स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन आप जो है आपको टाइम दिया जाएगा, 10 बच्चों को अलग अलग टाइम दिया जाएगा। वो हिसाब से आप रेडी रहना अपने फोन के साथ। ठीक। पोर्शन आपको मालूम ही है। पार्ट 6 नदी यहाँ पर, पार्ट 9 अजंता की सैर, और पार्ट 12 अगर ननब में बादल होते। ठीक है, इनका क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक और भाषा अभ्यास आपको देखना है ना। यू हैव टू फॉलो क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक एंड भाषा अभ्यास। ओके। फिर पेपर का मॉडल पेपर कैसा रहेगा, प्रश्न पत्र नमूना जो मॉडल पेपर है कैसा रहेगा आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट बिट जो रहेगा आपका अपठित गद्यांश 5 मार्क्स का रहेगा। बाकी ये जो 2, 3, 4 है, ये मिक्स ही रहेंगे। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स। क्लास वर्क क्वेश्चन आंसर से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। पाठ्य पुस्तक के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच 1 मार्क, 3 मार्क्स के। और भाषा अभ्यास के 7 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच 1 मार्क। तो टोटल जो है आपका कितना हो गया, 20 मार्क्स। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आप ऑब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना इधर पे। तो मॉडल पेपर आपको समझ में आया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे PT1 में था। बस ये कि अपठित गद्यांश इसमें 5 मार्क्स का है, उसमें 10 मार्क्स का था। ठीक है, और एक बात बताना है आपको कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। तो सुबह 8:30 बजे जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में असाइनमेंट्स दिया जाएगा, और 9 बजे तक आप लिखेंगे, और 9 बजे के बाद 9 बजे जो है आपको गतिविधि एक्टिविटी दी जाएगी, और एक्टिविटी सब कंप्लीट कर लोगे आप 9:45। और 9:45 के बाद हाफ एन आवर ब्रेक है आपको। फिर 10:15 से आपको वाइवा शुरू होगा। वाइवा व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए लिया जाएगा, है ना। समय अनुसार जो टाइम स्लॉट दिया है उसके अनुसार आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर होगा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर कोई बच्चे फोन नहीं उठा रहे, या किसी से ज्यादा बात हो गई, तो एक 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। ठीक है, वाइवा जो इंचार्ज हैं मैं हूँ एक तो सेक्शन A और B के लिए, और तरना मैम है सेक्शन C और D के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपका सेम PT1 की तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करके सबमिट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक्टिविटी है, और फिर वाइवा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम जो है नदी यहाँ पर का क्लास वर्क रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो नदी यहाँ पर जो क्लास वर्क है उसमें आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जो है उसमें शब्दार्थ पढ़ना है। ठीक, नए शब्द की जरूरत नहीं है। शब्दार्थ, आखिर, अंत, सींचना, पौधों को पानी देना, धीमी धीमी, धीरे धीरे, तेज, जल्दी, सुस्ताना, आराम करना, राह, रास्ता, दिए, दीपक, है ना। और प्रश्नोत्तर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कीवर्ड आपको याद रहने चाहिए। नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। तो नदी चलते चलते किसी जगह सीधी और किसी जगह टेढ़ी हो जाती है ना। नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है, और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। तो पर्वत यानी माउंटेन पर बहुत तेज,
और नीचे आने पर उसी नदी के पानी का बहाव धीमा हो जाता है। पर्वत पर तेज और नीचे धीमा हो जाता है। नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? मीठा पानी देती है, खेतों को पानी से सींचकर हमारी फसलों को हरा भरा बनाती है तथा नदी ही हरियाली फैलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास वर्क लेसन 6, नदी यहाँ पर। ठीक, अब अगला पाठ है हमारा पाठ 9, अजंता की सैर। तो अजंता की सैर में भी आप शब्दार्थ से शुरू कीजिए। रमणीक, मनोहर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, अक्सर, प्रायः, उपासना, आराधना, दिलचस्पी, रुचि, लगाव, संबंध, नाता, प्रमाण, सबूत, दरअसल, वास्तव में, समृद्ध, संपन्न। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर 2 ही हैं इसमें। ठीक, तो प्रश्नोत्तर जो 2 हैं उनके आप कीवर्ड याद कीजिए। गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? तो आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारियों या किसानों ने। धनी व्यापारियों, बिजनेसमैन थे जो मर्चेंट्स थे, या फिर किसानों ने। इसमें भी कंफर्म नहीं है कि कौन है, या तो व्यापारियों ने बनवाई या किसानों ने बनवाई है। ठीक है, और किसके लिए बनवाई, क्यों बनवाई है उन्होंने? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके रहने और उपासना, आराधना, वर्शिप करने के लिए बनवाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? तो अजंता में जो रंग हैं वो अभी तक दिख रहे हैं। वी कैन सी द कलर्स इन दैट केव्स। कैसे? तो उसके जो रंग थे खनिजों और आसपास के पहाड़ों से मिलने वाले पत्थरों को पीसकर गोंद के साथ मिलाकर बनाते थे, है ना। खनिजों और पत्थरों को पीस कर यानी ग्राइंड करके उनमें गोंद मिलाया जाता था और बनाते थे, इसलिए वो अभी तक हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ 9, अजंता की सैर। अगला पाठ है पाठ 12। पाठ 12 में भी आप शब्दार्थ पढ़िए। सिंधु, सागर, जग, संसार, संसार, दुनिया, नभ, आकाश, गगन, दमक, आभा, तान, सुर, फुलवारी, पुष्प वाटिका, केवल फूलों के बगीचे, जाड़ा, सर्दी। ठीक है, अगला प्रश्नोत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 1 क्या, बादल कहाँ से जल भर कर लाते हैं? मालूम है ना आपको, सिंधु से। तो परीक्षा में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंधु से ही लिखिए। कविता के अनुसार आप उत्तर दे रहे हैं। वैसे तो बादल जो है, जो पानी बादलों में रहता है वो हर जगह के जलाशय, मतलब कोई भी कुआं हो या तालाब हो, नदी हो, हर जगह का पानी उड़कर उसमें जाता है। लेकिन कविता में क्या लिखा है, कौन सिंधु से जल भर लाता। तो अगर कविता के अनुसार हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका ही उत्तर होगा सिंधु से। तो जो ऑप्शन है उसमें ध्यान देकर आप उत्तर लिखिए, उत्तर टिक कीजिए। ठीक है, नम्हे बादल ना आने पर मोर और मेंढक क्या करते हैं? तो मोर तो शोर मचाते हैं और मेंढक तान सुनाते हैं। कीवर्ड याद कीजिए। नम्हे बादल ना आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे? तो बीज नहीं बो पाएंगे, सीड को वो सो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। कौन सी ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं? तो वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु ना आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते हैं। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। तो यहाँ हम क्लास वर्क पूरी पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, और मैं आपसे कहूँगा कि ये बातें जो सुन रहे हो आप उनको सुनिए, और आप भी कुछ डाउट है तो बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन हो गया। अब भाषा अभ्यास का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 6 नदी, यहाँ पर उसका भाषा अभ्यास देखते हैं। पेज नंबर है ये 21। ठीक है, तो पेज 21 में यहाँ पर जो है रा के रूपों के बारे में चर्चा शुरू हुई है। रा के जो रूप हैं, तो पहला बिट वही है जो मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखना है, यानी जो डार्क शब्द हैं, जो बोल्ड शब्द हैं, उनको छांट कर लिखना है। जैसे सागर, पर, रात, धरती, पर्वत, पर। तो ये हमने लिख दिए, इसमें कुछ आपको याद करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, रा के रूप, जैसे ये कमर, इसमें रा है पूरा,
वर्ष इसमें जो है रेफ है, और प्रारंभ में पदेन करा है, और राष्ट्र में चूंकि इसमें ट में जो है जो पदेन करा इस तरीके से लगता है, इसमें दो एक हल चिन्ह भी होता है और पदेन करा, तो इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, पाई, खड़ी पाई नहीं होती है ना। मैंने बताया भी था कि खड़ी पाई यानी जैसे का है, का अक्षर में जो है खड़ी पाई है, तो जब हम पदेन का रा लगाते हैं तो इधर लगा सकते हैं, लेकिन टा में ऐसा नहीं होता। पदेन का रा जो जब लगाते हैं तो टा आधा होता है ना, इसके कारण इसका हल चिन्ह भी साथ में लगाया जाता है। तो ये याद रखने के लिए मैंने कहा था पढ़ाते समय, ठीक। तो ये हो गया आपको। तो इसमें किस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, सही लिखा हुआ शब्द यानी सही जो स्पेलिंग्स है वो वाले शब्द छांटिए, ऐसा आ सकता है। पर्यायवाची तो आपको पढ़ना ही है ना। पर्यायवाची समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, सिनोनिम्स जो होते हैं ना, कम से कम 2 लिखने पड़ते हैं आपको। तो यहाँ लिखना नहीं है, टिक करना है। जैसे नदी के लिए मालूम है आपको सरिता और तटनी है, और सागर के लिए सिंधु समुद्र, पर्वत के लिए शैल और भूधर, और पानी के लिए जल नीर, और रात के लिए रात्रि और निशा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है क्या है देखते हैं। अगला जो बिट है उसमें जो है आपको विलोम शब्द बताना है। तो आप देखिए पेज नंबर 22 में, रात दिन, बहुत कम, टेढ़ी सीधी, अशांति शांति, ठीक है। एक अनेक, बुरा, आप उसका अच्छा या भला दोनों भी सही है, और स्वदेश विदेश, नीचे ऊपर, ठीक है। फिर वाक्य बनाने के लिए है धीमी धीमी से और कहीं कहीं से। तो गाड़ी धीमी धीमी चल रही है या धीमी धीमी वर्षा हो रही है, वह कहीं कहीं रुक रहा है, उसे कहीं कहीं अपमान का सामना करना पड़ रहा है, कहीं कहीं वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं वह बहुत गलतियां कर रहा है। तो इसमें वाक्य बनाने के लिए तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन ये समझ लीजिए। और पजल भी आपको नहीं आएगी, और लेकिन ये जो 10th बिट है ये जो है थोड़ा पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको एक्टिविटी के लिए पूछा जा सके, है ना। तो इस पजल को पढ़िए आप। सॉरी, ये संदेश, स्लोगन, स्लोगन जो है ना, स्लोगन, यहाँ वैसे संदेश के लिए स्लोगन बनाइए, लिखा एक ही स्लोगन, यानी तो एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन थोड़े स्लोगन बनाना है। तो इनको याद कीजिए और खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए इस स्लोगन के बारे में। अब आगे जो है नेक्स्ट जो है हम पार्ट 9 का भाषा अभ्यास करते हैं। तो पार्ट 9 का जो भाषा अभ्यास है उसमें सर्वनाम पूछ रहे हैं। सर्वनाम आपको मालूम ही है ना, जो संज्ञा के स्थान पे लगने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम मैं, तुम, हम, वह, यह, जो ये जो शब्द हैं ये किसी ना किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं। कहाँ, क्या, यह भी सर्वनाम ही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये शब्द जो है किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं, इसलिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो परीक्षा में आपसे कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको जो है सर्वनाम पहचानना है, ठीक है। आसान रहेगा, वाक्य बनाने के लिए तो नहीं आएंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि विषय, इस बिट में विशेषण और विशेष, ये जानकारी आपको रहना चाहिए। जो विशेषता बताता है शब्द वह विशेषण है, और जिसकी हम विशेषता बताते हैं वह विशेष है। तो ये संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। यहाँ पे संज्ञा है, व्यापारी एक संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द धनी जो है विशेषण है ना। तो व्यापारी क्या हो गया, विशेष हो गया, और धनी विशेष। ऐसे यहाँ पे आंख विशेष हो गया, यह विशेषण, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण, है ना, समझ में आ रहा है ना। दीवारें विशेष्य है और सपाट विशेषण है, कोरी विशेषण है, ये विशेष है। और पेज नंबर जो है आप देखेंगे कि पेज नंबर 31 में पिक्चर्स दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, वो उनके लिए हम विशेष लिखना है और विशेषण। तो एक पेड़ दिया हुआ है ना, यू कैन सी इन पेज नंबर 31, ट्री है यहाँ पे, पेड़ है, उसके लिए विशेष क्या हो गया, पेड़ हो गया, संज्ञा है ना।
अब उसको कोई भी विशेषण आप दे सकते हो, बड़ा, छोटा, मोटा, ठीक है, लंबा, ऊंचा दे सकते हो। फिर उसके बाद एक में व्यक्ति दिखाया गया है, तो मोटा दिख रहा है तो विशेषण हो गया, उसको हम आदमी भी कहते हैं ना, तो आदमी जो है वहां पर चित्र में, और उसको हम मोटा बोल सकते हैं या छोटा भी बोल सकते हैं, छोटा भी दिख रहा है वो। तीसरा चित्र फूल का है, तो आप फूल लिख दीजिए, विशेष विशेषण सुंदर लिख दीजिए। और चौथे चित्र में जो है चाय, गरम चाय दिखाई दे रही है, उसमें धुआं उठ रहा है, फ्लेम्स, सॉरी, उसमें जो है उसमें से भाप निकल रही है, वेपर निकल रही, तो उससे लगता है कि गर्म होगी चाय, तो चाय लिख सकते हैं हम विशेष में, और विशेषण में गर्म लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट में आपको फिर से चित्र दिए गए हैं और चित्रों के लिए आप विशेषण लिखना है, तो ये भी पढ़ लीजिए आप। परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं विशेषण, तो कोई शब्द दे दिया जाएगा आपको और उसके लिए अप्रोप्रिएट विशेषण ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने, समझ लीजिए, पुत्र दे दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि इसके लिए कोई विशेषण बताइए। अब मैंने ऑप्शन दिया बेटा, पुत्री, बुद्धिमान और पुत्र, तो आप क्या सोचेंगे उसमें, तो पुत्र तो नहीं लिख सकते, बेटा नहीं लिख सकते, पुत्री नहीं लिख सकते, है ना, ये तो संज्ञाएं हैं, तो क्या लिखेंगे आप उसको, हाँ, बुद्धिमान। तो इस तरीके का पूछा जा सकता है आपको। फिर वही बिट है, फिफ्थ बिट भी विशेषण और विशेष से संबंधित है। यहाँ पर विशेषण दिया गया है, उसके विशेष लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ बिट में बिंदु है, बिंदु और चंद्र बिंदु, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं बन पाया है, अभी मैं बना देता हूँ चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु, ठीक है, ये है चंद्र बिंदु। तो आपको ये कैसे होगा ये प्रश्न, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यू विल हैव 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो ये स्पेलिंग्स जो है, ये जो वर्तनियां हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बिंदु चंद्र बिंदु का जो प्रश्न है इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, कारक चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए, तो ये तो आप समझना पड़ेगा आपको। ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है ना, अजंता डैश गुफाएं सुंदर है, तो आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको करेक्ट मालूम होना चाहिए कि, है ना, बच्चों डैश मामा जी के घर में खूब मजे किए, बच्चों ने, तो इस तरीके से ये भी आप याद कीजिए, ठीक है। चौथा वाला देखिए, रोहित दीदी डैश चाय लाया, रोहित दीदी के लिए चाय लाया, गुफाओं डैश घुप अंधेरा था, गुफाओं में घुप अंधेरा था, है ना, माँ ने रोहित को बुलाया, ये थर्ड वन। तो इस तरीके से आपको कारक चिन्ह पूछे जा सकते हैं। और प्रत्यय बताया है मैंने, उपसर्ग यहाँ पर जो है एक थोड़ा इनकम्प्लीट है ये सेंटेंस, तो मैंने जो है यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं। प्रत्यय वा उपसर्ग, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वा उपसर्ग, वा, वा यानी और, वा यानी क्या होता है, और एंड होता है। केवल व जो है अगर सिंगल आए तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो अक्षर है, लेकिन इस वाक्य में आता है जब यूज होता है, इफ इट कम्स इन सेंटेंस, इट्स मीनिंग इज एंड, तो एंड उपसर्ग, तो प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने आपको नए। चित्र दिया हुआ है, आपने कार प्रत्यय लगा के चित्रकार बनाया, है ना। हेल्पिंग बॉक्स में भी दिया हुआ है कार। अब जय आपको शब्द दिया है, आपने वी जो है क्या लगाया, उपसर्ग। चित्र आपको शब्द दिया है, इत आपने प्रत्यय। तो शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय, शब्द के पहले लगने वाला उपसर्ग, ये शब्दांश है ना, जो शब्द के पहले पहले या बाद में आते हैं। पहले आया तो उपसर्ग हो गया वो, और बाद में आया तो प्रत्यय हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपयश है, कलाकारी है ना, अपयश में अप जो है उपसर्ग है, ठीक है, यश मूल शब्द है। तो ये जो है मैं जिन पे गोले लगाऊंगा ना, वो है मूल शब्द, ठीक है। मैं गोले लगा के दिखाता हूँ आपको, जो गोले जो लगा रहा हूँ वो मूल शब्द है, ठीक है, ये जो है ये मूल शब्द है, ठीक है। ये आपको देखिए मूल शब्द है, क्या है, ये मूल शब्द है, ओके, ठीक। तो समझ में आया ना आपको ये, ओके। ये जो है, और जो मैं
ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये उपसर्ग या प्रत्यय है, ठीक है। अंडरलाइन करने वाले जो है ना उपसर्ग या प्रत्यय है। तो आप समझिए ये तो वो है मूल शब्द है चित्र, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय है। समझ में आ रहा आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कुछ पहले भी अच्छे से समझा चुका हूँ मैं, तो इसमें कोई डाउट तो आना नहीं चाहिए आपको, ठीक। तो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी कक्षा में आगे बढ़ेंगे अब। तो इसमें जो है उचित वचन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वचन बदलने के लिए अगर बहुवचन है, शब्द को बहुवचन बनाना है, और वो इफ इट इज इन सेंटेंस एंड after that word if you have कारक चिन्ह, फॉर एग्जाम्पल हियर चिड़ियों ने आम के डैश पर घोंसला बनाया। तो पेड़ बहुवचन लिखना है तो पेड़ों पर इधर पे आया है, आप पेज नंबर 34 में देखिए, है ना। पेड़ पर घोंसला बनाया है वह भी सही होगा, लेकिन चिड़ियों ने, बहुत सारी चिड़ियां हैं तो एक ही जगह एक ही पेड़ पे ही बना सकते हैं और कई अलग अलग पेड़ों पे ही बना सकते हैं, तो उस हिसाब से दोनों भी सही है। इधर पेड़ पर घोंसला बनाया भी सही है, चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया, और पेड़ों पर भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, पहले भी समझा चुका हूँ। और फिर गुफाओं में सुंदर चित्र थे, प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियां थी, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यहाँ तो पेड़ों ही आएगा, क्योंकि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए ऐसा नहीं है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, मेले में बच्चों ने जलेबी खाई, तो बच्चे भी इधर लिखेंगे तो मेले में बच्चे ने जलेबी खाई, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन बहुवचन है तो बच्चों लिख सकते हैं कि बच्चों ने जलेबी खाई। तो यहाँ पर आप करेक्ट वचन पहचान कर करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये भाषा अभ्यास खत्म हुआ यहाँ पे अजंता की साइड। नेक्स्ट भाषा अभ्यास पार्ट 12, अगर ननब में बादल होते। फर्स्ट बिट में आपको समान लय राइमिंग वर्ड्स लिखना है ना। बरसाता, सुनाते, लहरें, छहराती। आपको याद है कविता? नहीं है ये कविता? कौन सिंधु से जल भर लाता बरसाता, है ना। फिर उसके बाद मचाते, सुनाते, मोर न खुश हो शोर मचाते, सुनाते। फिर उसके बाद जो है आपका नहरें, लहरें, गहराती, छहराती, ठीक है ना। तो ये किस तरीके का प्रश्न आ सकता है इसमें? हो सकता है कि आपको एक लाइन दे दे और उसका राइमिंग वर्ड समान लय वाला शब्द दे दे, कि जैसे नहीं घटाए फिर गहराती, नहीं छटाए फिर डैश, तो आप क्या लिखना पड़ेगा? छहराती। तो ये भी पढ़ना जरूरी है आपको। समानार्थ शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो समानार्थ अश्रु के लिए आंसू, और संसार के लिए जग, यानी जो आपके कविता में आए हैं। लेकिन परीक्षा में अगर आपको कोई और शब्द भी समानार्थ दिखता है तो लगा सकते हैं। संसार के लिए दुनिया भी लगा सकते हैं ना, लेकिन अगर जग ऑप्शन में है और दुनिया भी है तो आपको दो भी सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। संसार के लिए जग, है ना। नीर जल, दामिनी बिजली, और मेघ बादल, अंबर नभ, गगन भी होता है ना। लेकिन आप सही तरह से पहचान कर, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको करेक्ट, वो पहचानना है। ये काल तो आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। फिर भी एक बार मैं बता देना चाहूंगा कि मतलब एक जनरल जो होते हैं, जैसे है तो हैगा तो जरूर वर्तमान काल होता है वो। लेकिन एक वाक्य है इसमें जो कि है नहीं है, फिर भी वर्तमान काल है। चिड़िया, मैंने बताया भी था, अंगा वाला ये वाला सेंट, बाकी तो नॉर्मल है था है तो भूतकाल है तो मतलब है कहाँ पे? एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वर्तमान काल होता है ना। है पे एंड हो रहा है सेंटेंस, था पे एंड हो रहा है तो वो भूतकाल होता है। तो यहाँ पर भूतकाल का एक भी वाक्य नहीं दिया गया है, पहला ही सेंटेंस था वह अकेला गया था, जो कि एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया है, क वाला भूतकाल। फिर ये बाकी एक भविष्यकाल है, बाकी सभी वर्तमान काल के वाक्य हैं। लेकिन एक थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, अंगा, कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा। तो ये वर्तमान काल लिखा है, इसका एंड जो है पे नहीं है, गा पे है। तो ये मैंने आपको समझाया था, संदिग्ध
वर्तमान काल है, ये कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल है, डाउटफुल है कि हम क्रिया तो अभी हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि क्या क्रिया हो रही है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम गेसिंग कर रहे हैं। तो गेस करने वाला गेस करेंगे जब, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन क्या कर रहा है, तो लेकिन है वो प्रेजेंट टेंस, तो वर्तमान काल है। तो ये वाला थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लीजिए, कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको टाइप्स नहीं पढ़ाए गए हैं काल के, तो वो हिसाब से कंफ्यूजिंग होता है। तो अभी ये जो ऐसे जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, जो डिफरेंट रहते हैं, उनको हम पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए विलोम शब्द है ना, विशेष, साधारण, सुविधा, असुविधा, शक्तिहीन, शक्तिशाली, जय, पराजय, ठीक है। और वाक्य बनाने के लिए तो आएंगे नहीं, तो इन्हें छोड़ सकते हैं आप। हाँ, ये जरूर पढ़ लीजिए, मुहावरों से वाक्य बनाइए। तो ये जो मुहावरे हैं, मन ही मन लड्डू फूटना और घी के दिए जलाना, फूलाना समाना, वाक्य में आने के बाद बदलाव आता है इसमें। एक सही मतलब जो मेन है, जो एक्चुअल है, मन ही मन लड्डू फूटना है, लेकिन वाक्य में फूटने आ गया। घी के दिए जलाना है, लेकिन वाक्य के अनुसार घी के दिए जलाए। फूलाना समाना है, लेकिन वाक्य में फूलाना समाया आएगा, ठीक है। तो इन तीनों के अर्थ एक ही हैं, मालूम है, बताया था ना मैंने आपको, एक ही अर्थ है, खुश होना, लेकिन अलग अलग तरह के वाक्य में यूज होते हैं ये। मिठाइयाँ देखकर मेरे मन में लड्डू फूटे, यानी लालच, लालच को शो करता है, मन में लड्डू फूटना यानी लालच के लिए खुशी। और यहाँ पे घी के दिए जलाना ने बहुत बड़ी खुशी, जैसे कि भाई बहुत दिनों के बाद कोई बेटा अपने माँ से मिलने आए, है ना। भगवान राम जब बहुत 14 सालों के बाद रावण को मार कर अयोध्या लौटे थे, तो लोग घी के दिए जलाए थे, मतलब खुशियां मनाना, खुशियां मना, घी के दिए जलाना यानी खुशियां मना। फूलाना समाना, ये खुशियां जो घी के दिए जलाना है, उससे थोड़ी कम खुशी के लिए, या मतलब साधारण सी बात के लिए जब खुशी होती है, तो हम फूलाना समाना उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप असेंबली में मैडम ने आपको बुलाया और प्राइज दिया, तो आप फूले ना समाओगे, है ना। घी के दिए जलाने लायक खुशी तो नहीं। हाँ, अगर आप पूरे परीक्षा में प्रथम आ गए, साल की परीक्षा में प्रथम आ गए, एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आ गए, तब जो है आपके माता पिता और आप भी घी के दिए जलाओगे। फूले तो समाओगे ही, लेकिन घी के दिए भी जलाओगे। ये थोड़ी बड़ी खुशी के लिए उपयोग होता है। तीनों का अर्थ लेकिन खुशियां हैं। ये एक लालच, मन में ग्रीडनेस के से वाली खुशी है, ये बहुत बड़ी खुशी है। ये थोड़ा कम सिचुएशन हो और खुशी प्राप्त होती है, तब इसका उपयोग करना अच्छा लगता है, ठीक है। ये वाला आप जो है पहचानते ही, युग्म शब्द, युग्म शब्द पहचानते हो आप, एक साथ जो आते हैं शब्द है ना जुड़े हुए, उनके बीच में योजक चिन्ह होता है जरूर, ठीक है। तो उमड़ घुमड़, तप खप, चिड़िया तोते, खेती बाड़ी, संज्ञा मालूम ही है आपको, सिंधु, जल, जग, बिजली। सर्वनाम संज्ञा की जगह जो आते हैं, कौन, क्या, कहाँ, कब। और क्रिया वाक्य के अंत में होती है, एक्शन वर्ड है ये, है ना, लाता, बरसाता, दिखाती, सोते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा अभ्यास भी हमारा पूरा हो गया है। अनुच्छेद भी है इसके बाद, लेकिन अनुच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो अनुच्छेद तो नहीं आएगा। अब आपका क्या बचा है, टेक्स्ट बुक पार्ट बचा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम पार्ट 6 का टेक्स्ट बुक पार्ट देखते हैं। प्रश्नोत्तर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, कविता आगे बढ़ाना है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है, याद करना पड़ेगा आपको। परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं, टेस्ट में ये लाइन देंगे और ये इसके बाद कौन सी लाइन है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको सही ऑप्शन पहचानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए एक बात तो रीडिंग करना है, ये सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी, खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती है, बिल्कुल ही खो जाती है ना। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती, ठीक है। फिफ्थ बिट आप देख लेते हैं, फिफ्थ बिट भी कर लेते हैं हम। नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है, कहाँ धीमी हो जाती है, मैदान में, है ना, मैदानी भाग में धीमी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, ये कर चुके हैं आप, ऑलरेडी कर चुके हैं आप।
तो इसको मैं जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है ना? पर्वत पर ये फास्ट कैसे हो जाती है? क्यों हो जाती है भाई नदी की गति तेज कैसे हो जाती है? गति तेज कैसे हो, सॉरी, गति तेज कैसे हो जाती है? तो क्या होता है इसमें, क्या होता होगा आप बताइए। तो जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है ना, तो ये क्या होता है, ऊपर ऊपर से कोई चीज आएगी नीचे तो क्या हो जाएगी, वो तेज हो जाती है ना, सिंपल सा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके आगे भी है कुछ। ये फिर थर्ड बिट जो है ये जरूर कर लीजिए आप, 39 पेज पर है। वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो आपको परीक्षा में यह आ सकता है, मैंने अपने खेत में पानी दिया, तो खेतों आएगा इधर, खेतों में, तो मैं वह वर्ड लिख दूंगा अभी, ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चा मैदान में खेल रहा है, ये पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, है ना। नदी सबको पानी देती है, नदियां सबको पानी देती हैं। सागर में लहरें उठ रही थी, सागर में लहर उठ रही थी। मैंने दीपावली पर दिया खरीदा, मैंने दीपावली पर दिए खरीदे। रीमा ने फूल उठाया, रीमा ने फूल उठाए। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आप लोगों को। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुका है, फिर से बता रहा हूँ। मैंने अपने खेत में पानी दिया, इसका बहुवचन बनेगा खेतों में। ठीक है, क्या बनेगा इसका बहुवचन, खेतों में पानी दिया। ये देखिए, ठीक है, खेतों में पानी दिया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये बहुवचन है, एक वचन बनेगा बच्चा मैदान में खेल रहा है। नदी सबको पानी देती है, नदियां सबको पानी देती हैं। बिंदु लगेगा इधर, दिख नहीं रहा हो तो बता देता हूँ, बिंदु है इधर। सागर में लहरें उठ रही थी, सागर में लहर उठ रही थी, लहर, लहरें, लहर एक वचन। मैंने दीपावली पर दिया खरीदा, एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन, दिए खरीदे। ठीक है, क्रिया भी यहाँ बहुवचन की इस तरह से बदल जाएगी। रीमा ने फूल उठाया, रीमा ने फूल उठाए, ये एक वचन है, उठाए बहुवचन है, फूल भी यहाँ पर एक बहुवचन बन गया। ठीक है, क्योंकि फूल का बहुवचन फूल ही होता है अगर कोई कारक चिन्ह नहीं आए, कारक चिन्ह आए तो ओ, फूलों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह से इतना आप टेक्स्ट बुक पार्ट लेसन 6 में पढ़िए। ठीक है, आगे आगे का नेक्स्ट है लेसन 9। ठीक, तो लेसन 9 में जो है आप ये चीजें कर लीजिए। ये 2 प्रश्न तो आपने कर लिया है ना। इसके बाद सही निशान लगाने का। अनुपमा अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई, महाराष्ट्र। ठीक है, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई, कैसे गई वो, रेलगाड़ी से। ठीक है, ये वाला बिट करने की तो जरूरत नहीं है, फोर्थ बिट। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं, बिल्कुल सही। वे लोग लंबी और पतली आंखों को सुंदर नहीं मानते थे, ये बात गलत है, मानते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं, बिल्कुल सही। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। और अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ, नहीं, हरे रंग का प्रयोग हुआ, है ना, मालूम है ना आपको। ठीक है, तो पेज नंबर 56 में जो भाषा की बात है वो जरूर कीजिए। नुक्ता लगाना, मैंने बताया ना नुक्ता कहाँ पर लगता है, जा और फा के लिए ही नुक्ता आता है, याद रखिए। क ख गा के भी नुक्ता है उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हिंदी में केवल जा और फा को लगाना आवश्यक, मतलब अगर जरूरी है, नुक्ता है किसी शब्द अक्षर में, तो वहां पे ना जा और फा को ही लगता है। मजे, हजार, लेपिस, ज्यादा, सफेद। ठीक है, जहां जरूरी है वहां पर जा और फा में नुक्ता आप नहीं छोड़ सकते, लगाना ही है। ठीक है, नेक्स्ट बिट पे चलते हैं हम। इसके बाद सबसे कठिन जो है बिट आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि भाई साउथ इंडिया में हम जो है हिंदी बोलने में सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं वो लिंग संबंधी, जेंडर संबंधी ही करते हैं। क्योंकि हिंदी में केवल 2 लिंग ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना।
और भाई जबकि तेलुगु में 3 लिंग है, इंग्लिश में 3 लिंग है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, है ना, और क्या है, कॉमन जेंडर। तो इसमें जो है ज्यादा गलतियां नहीं होती हैं। तो और ये संस्कृत में भी आप देखिए 3 लिंग है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 लिंग होने के कारण बहुत मुसीबत होती है। उसके लिए मैंने टिप बताया है एक, कि भाई आप जो है उसमें सर्वनाम कोई मेरा, मेरी या हमारा, तुम्हारा, हमारी, इस तरीके के सर्वनाम जो शब्द हैं ये, इनका उपयोग करके आप पहचान सकते हो। ठीक है, वास्तव में विशेषण बन जाते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द हैं वो, मैं का, मेरा, मेरी, है ना। तो आप वो लगाइए, जैसे पत्र तुम्हारा, आ मात्रा है ना इधर पे, तुम्हारा, इसलिए पुल्लिंग है। अब यहाँ पे दुनिया में तो कोई सर्वनाम यहाँ नहीं लगा हुआ है। आप ऐसा इमेज ऐसा सोचिए कि भाई इसमें क्या सर्वनाम आ सकता है, हमारी दुनिया या हमारा दुनिया, हमारी ई दुनिया। तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ, ई हमारी आया तो हमारी पुरानी, है ना। तो पुरानी तो ये वास्तव में एक विशेषण ही है, तो ई मात्रा आया है इसमें, तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। शहर, तो इसमें हमारा शहर, हमारा शहर होगा ना। तो हमारी शहर तो होता नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा शहर पुल्लिंग। मेरा ध्यान होगा, मेरी ध्यान, या हमारी ध्यान नहीं, हमारा ध्यान, हमारा, हमारा तो आ मात्रा है। तो ये जो सर्वनाम जो विशेषण का काम कर रहे हैं वास्तव में, उनको आप अगर यहाँ लगा के देखोगे तो पहचान सकते हो। हमारी संस्कृति इधर तो ऑलरेडी लगा हुआ है ये सार्वनामिक सर्वनाम, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण जो है लगा हुआ है इधर पे, है ना। तो ये देखिए हमारी ई मात्रा है तो संस्कृति, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, इस तरीके से सार्वनामिक विशेषण जो है लगाकर हम बता सकते हैं कि वह कौन सा लिंग है। ठीक, अब यह विलोम शब्द तो मालूम है आपको, धीरे, जल्दी, गांव, शहर। निर्जीव का आपको थोड़ा कठिन है, ऐसे शब्दों को याद कर लेना चाहिए। निर्जीव का क्या होता है, सजीव होता है। निर्जीव का क्या होता है, सजीव। बाकी के तो आपको मालूम ही है ना, ये निर्जीव का बस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ सजीव, बाकी के आप लिख लीजिए, आपके पास नोट्स भी होंगे। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 9 भी हो गया, भाषा माधुरी टेक्स्ट बुक। अब पाठ 12 लास्ट बचा हुआ है। ये देखिए पार्ट 12 का जो टेक्स्ट बुक पार्ट है, उसमें पेज नंबर 68 में है ये। खालिस्तान, रिक्त स्थान भरिए है ना। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर ननब में बादल होते। याद कीजिए, परीक्षा में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए भी आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट 69 पेज देखते हैं हम। ये 69 पेज है, भाषा की बात है। इसमें बिंदु, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। तो सही जगह कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा आपको पहचानना है। परीक्षा में आपको पहचानना पड़ेगा। 3 गलत ऑप्शन रहेंगे और एक सही ऑप्शन रहेगा, तो आपको सही ऑप्शन जो है पहचान कर लिखना पड़ेगा। अगर आप सही ऑप्शन नहीं पहचान पाए, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना बिल्कुल, तो आपको यहाँ पर जो है पहचानने पड़ेंगे सही ऑप्शन, और आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, आपको केवल उसमें टिक करना है, तो आप सही ऑप्शन पहचान के टिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद विलोम शब्द है ना, रात, दिन, उदास, खुश, सर्दी, गर्मी, हंसते, रोते। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट बुक पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी चीजें खत्म, समाप्त हो चुकी हैं। मैंने आपको क्लास वर्क, भाषा अभ्यास और भाषा माधुरी भी बता दिया। तो बचा क्या, हाँ एक चीज बची है जो आपको ही करना है, पाठ भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पाठ भी पढ़ने पड़ेंगे, पाठ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए टेक्स्ट बुक का, तो यू हैव टू रीड द लेसन आल्सो। और कविता का नाम और कवि का नाम, जैसे अगर ननब में बादल होते, उसके कवि कौन है, सोहन लाल द्विवेदी है ना। और पाठ 6 नदी, यहाँ पर उनके कवि कौन है, याद है आप लोगों को, नहीं है तो याद कीजिए, डॉक्टर श्री प्रसाद, सोहन लाल द्विवेदी, डॉक्टर श्री प्रसाद। तो कवियों के नाम याद करना है, पाठ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने अनुच्छेद, पत्र और संवाद ये पढ़ने के लिए मना किया है, तो वो मत पढ़िए, लेकिन
आप पाठ जरूर पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है जो रिवीजन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग जो है, तो बच्चों जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैंने पोर्शन पूरा रिवाइज कर दिया है, क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक और भाषा अभ्यास, ठीक है। अगर कुछ छूट भी गया है तो आप ध्यान दीजिए और उसको भी पढ़िए। मॉडल पेपर जो है वह भी मैंने बता दिया आपको, उस अनुसार आप तैयारी कीजिए, पाठ जरूर पढ़िए, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ पाठ जरूर पढ़िए, क्योंकि 8th के बच्चों को मिडिल में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठ के मिडिल में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। PT2 परीक्षा के लिए और मुख्य रूप से वाइवा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। हाँ, वाइवा के बारे में मैं बोलना भूल गया आपको। वाइवा जो है आप लोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सारे प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, है ना। शब्दार्थ अच्छे से याद कीजिए आप लोग वाइवा के लिए, प्रश्नोत्तर याद कीजिए और व्याकरण भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर व्याकरण और शब्दार्थ से ही आपसे पूछा जाएगा, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। मतलब वाइवा का अगर मैं आपको मॉडल पेपर बता दूं वाइवा का, तो वो क्या है, आपको 2 प्रश्न शब्दार्थ पूछे जाएंगे, 2 शब्दार्थ पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे आपसे, दो 2 मार्क्स के, है ना। और एक उसमें से एक प्रश्न वैल्यू बेस्ड प्रश्न रहेगा, और 2 ग्रामर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये बात मैं बोलना अभी आखिर में बोल रहा हूँ, लेकिन आखिर तक आप वीडियो सुनना भी है ना। तो वाइवा के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर लोगे, एक्टिविटी कर लोगे, लेकिन वाइवा तो आपको थोड़ा भारी पड़ने वाला है। इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। धन्यवाद।